नारी और नारी में आज हम बात करेंगे राजस्थान में भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट और उसमें हर सेक्टर की उम्मीदें हैं। आज हम नारी में बात करेंगे, महिलाओं की। हर गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में हो या फिर एक पूरा सेगमेंट जो है वो महिलाओं का देते हैं कि महिलाओं को क्या मिला, इस पर फोकस भी होता है, हम चर्चाएं भी करते हैं। और अभी उन्होंने प्री टॉक्स जो की हैं उसमें भी महिलाओं से चर्चा की है। तो क्या कुछ मिल सकता है, क्या उम्मीद है, क्योंकि महिलाएं बड़ी बारीकी से भी देखती हैं कि वाकई सरकार को ये कुछ करना चाहिए। तो आज हमारा जो नारी में एजेंडा है वो यही है कि भजनलाल सरकार से उम्मीदें क्या हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर की अगर देखें तो वो भी महिला है प्रदेश की, दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। और केंद्र में भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो एक बार दूसरी पारी, एक इतिहास भी रचा है कि पूर्णकालिक 5 साल तक लगातार जो बजट पेश किए निर्मला सीतारमण जी ने, एक बार फिर उनको दूसरी पारी के लिए मोदी सरकार ने जिम्मेदारी दी है। तो डबल इंजन की सरकार से मुझे लगता है कि अब उम्मीदें भी बढ़ेंगी। तो हमारे साथ आज पैनलिस्ट हैं मौजूद इस वक्त। डॉक्टर अनुपमा सोनी जी हैं, चिकित्सक हैं। हमारे साथ में आयुषी थानवी हैं, लॉयर हैं। अदिति खंडेलवाल जी हैं, टीचर हैं हमारे साथ में, काउंसलर भी हैं। और हमारे साथ में सानिया परवीन हैं, खिलाड़ी हैं नेशनल। और हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ेंगे। सानिया, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। यूथ की काफ़ी फोकस होती है, चर्चाएं भी होती हैं, आप एक खिलाड़ी भी हैं। तो सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा रखते हैं? चर्चा भी होती होगी, हाँ बजट में ये कुछ होना चाहिए। जी बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि बजट नहीं होता, ना जाने आने की हमको व्यवस्था मिल पाती है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जीतने के बाद भी उनको स्कॉलरशिप का कोई वो नहीं है। एज अ नेशनल मेडलिस्ट हमको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती हैं। जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं तो जॉब्स नहीं मिलती हैं। लोगों का कहना है कि नेशनल मेडलिस्ट को जॉब्स दी भी जाती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ भागों में दी जाती हैं। और जो बजट है, बजट मिलता है, लेकिन वो जो होता है कि आधा बजट ही आ पाता है हमारे पास, क्योंकि आधा बजट जो है वो पहले ही लोगों में डिवाइड हो जाता है। इस वजह से हमको तो आपको लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए स्पोर्ट्स से जो जी बच्चे बिल्कुल, जुड़े हुए हैं? जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही जाने आने का ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है हमको, और फैसिलिटीज़ बिल्कुल कम है। जी बिल्कुल। देखिए, चर्चा तो की जाती है कि खेल में हमारे बच्चों ने किस तरह से नाम रोशन किया, लेकिन उस रोशनी का बल्ब भी जलना चाहिए, तभी तो रोशन करेगा। ये बड़ी विडंबना होती है, क्योंकि कैरियर के लिए, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डर्रा अभी भी चला, बहुत बेहतर पोजीशन हुई है। अभी स्पोर्ट्स से जुड़े बच्चे कई, राजस्थान की अगर हम बात करें तो डिप्टी एसपी बने हुए हैं, कोई रेंजर बना हुआ है, सब इंस्पेक्टर हैं, कोई कांस्टेबल हैं। पहले से काफ़ी बेहतर पोजीशन हुई है। लेकिन अगर वाकई कोई नेशनल खेलता है तो उसका कुछ क्राइटेरिया तय किया जाना चाहिए कि एटलीस्ट उसका खर्चा तो निकल सके। स्कॉलरशिप है, आपका ट्रेवल अलाउंस है, वो मिलना चाहिए। नेशनल गेम्स के लिए भी उनके लिए अगर कहीं पे जाना है ट्रेनिंग के लिए, वो व्यवस्था होगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उसको कोई ना कोई इस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए ताकि खिलाड़ियों का भरोसा बना रह सके। मैं डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूँगा। महिलाओं की सेहत से जुड़ा मुद्दा है, आप क्योंकि एक डॉक्टर भी हैं, तो किस तरह की अपेक्षा रखती हैं? राजस्थान के अंदर एनीमिया को लेकर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो 61% प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं, वो एनीमिया से ग्रसित हैं या खून की कमी से ग्रसित हैं। अगर आप 15 साल से लेकर 49 साल तक की महिलाओं के अंदर आंकड़े देखेंगे तो 51 से 54% महिलाएं जो होती हैं उनको खून की कमी होती है। तो जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं होगी अपने पोषण को लेकर, अपने खान पान को लेकर या अपनी मेडिसिन को लेकर, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इस समस्या से निपट पाएंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए, और इसके निदान के लिए भी कंटिन्यूस उनको पहल करनी चाहिए। क्योंकि एनीमिया से ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकार महिला के अंदर तो होते ही हैं। शिशु की मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, शिशु जो पैदा होता है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे अवसाद और ऐसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो अगर हमारे आने वाली पॉपुलेशन, हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो भी अगर समस्याओं से ग्रसित रहेगी तो एक तरीके से हमें ये बहुत बड़ा लॉस रहेगा।
तो इसका उन्मूलन ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे सिलिकोसिस वगैरह ऐसे हमारे पास में कोई रेयर डिजीज़ के लिए कोई सेंटर जयपुर में नहीं है। अब जयपुर एक ऐसी सिटी है जिसके अंदर हम देखेंगे तो राजस्थान के अंदर पूरा ड्रेनेज होता है, आसपास के और भी कई स्टेट्स होते हैं जिनका ड्रेनेज राजस्थान में जयपुर के अंदर होता है। जयपुर के अंदर कोई भी रेयर डिजीज़ के लिए एक्सीलेंस वाला सेंटर नहीं है, ना तो जेके लॉन के अंदर है, ना कि यहाँ पर है। एम्स भी जोधपुर में एम्स जोधपुर में अलग से इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक सेंटर बना हुआ है, वो हमारे यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ का जयपुर के अंदर कोई डेडिकेटेड सेंटर नहीं है, जहाँ की ऐसी बीमारियाँ जिनका कोई डायग्नोसिस नहीं हो पाता, रेयर डिजीज़ में आ जाती है या इन्फेक्शियस में आती है, उनका उपचार बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत ही ख़राब बात है कि अगर हमें यहाँ से ट्रैवल करके एम्स जोधपुर या एम्स दिल्ली जाना पड़ता है उन इलाज के लिए। तो क्योंकि भजनलाल सरकार ने आते ही बहुत अच्छी महिलाओं के लिए शुरुआत करी है, 50% आरक्षण महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में देकर एक सराहनीय और स्वागत योग्य उनका कदम है। थर्ड ग्रेड का है तो उससे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उससे बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए आरक्षण का मतलब क्या होता है, आरक्षण उन लोगों के लिए होता है जो नीचे दबे हुए हैं, जो निचले तबके के होते थे, जिनको हमें अपलिफ्ट करना होता है, समाज के उन लोगों को जिनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है उनके लिए आरक्षण होता है। तो महिलाएं अगर वो कहीं ना कहीं अपने आप को वो दबी हुई है अभी भी हम नहीं कह सकते कि भाई स्वच्छंद तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे नहीं है। जब तक हम उन्हें अपलिफ्ट नहीं करेंगे महिलाएं कैसे आगे आएंगी। जी अदिति जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। जनरल चर्चा करें क्योंकि आप एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हैं, आप जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करती है हमारे यहाँ फॉर्म 40 उससे भी आप जुड़ी हुई हैं। तो क्या लगता है इस बार भजनलाल जी को एटलीस्ट, देखिए सारी चीज़ें नहीं हो सकती, एक बार में नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये है कि कुछ चीज़ें तो हों जिस पे हम गौर करें। चलिए होता है इंसान का कि खाना खाना है, लेकिन एक बार रोटी सब्जी तो खाए, चले 5 स्टार का खाना तो बाद में खाएंगे, लेकिन उसकी तो ज़रूरत है। तो ऐसे क्या आप डिमांड रखेंगे कि हाँ गवर्नमेंट को ये करना चाहिए? जी देखिए, मैं 3 पहलू की बात करना चाहूँगी बिकॉज मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मेरा बिजनेस भी है। तो मैं 3 पहलू पे बेसिकली बात करना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, लेकिन जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनमें कहीं भी हमें ये देखने को नहीं मिलता कि एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं से पेपर लीक हो रहे हैं। और इतने बड़े बड़े एग्जाम, नीट के एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है, उसमें इतने लाखों बच्चे जो हैं वो बैठे हैं और उनकी कोई ये नहीं है कि 2-3 महीने की उनकी कोई मेहनत उसके अंदर लगी हुई है, वो 4-4 साल कोटा में जा कर के, वरना अपने शहरों से दूर आकर के। मैं खुद बताऊं, मेरा एक कज़न है, वो भी अलवर से जयपुर आकर के और यहाँ पर वो पढ़ रहा है। तो 10th करने के बाद ही बच्चा यहाँ पर आ गया है। अब वो 1 अटेम्प्ट देगा, फिर 2 अटेम्प्ट देगा, बच्चे 3-3 अटेम्प्ट भी देते हैं। उसमें अगर पूरी मेहनत करने के बावजूद अगर पेपर लीक जैसी सिचुएशन आ जाती है तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि नॉट ओनली कि बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, पैसा जा रहा है, उसकी कड़ी तपस्या है, उसके पेरेंट्स की भी है, और फिर सोसाइटी भी उनके पेरेंट्स से उस बच्चे पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आपका तो बच्चा वहाँ जाके पढ़ रहा था, क्या हुआ। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा पहलू जो मैं बात करना चाहूँगी वो मैं चाहूँगी कि हायर एजुकेशन के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो हायर एजुकेशन के अंदर जब यूजीसी ने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसके बाद में उसका रिवीजन भी आया है, उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यूजीसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो मांग रही है उस तरीके की चीज़ों के लिए एक ग्राउंड वर्क जो है वो तैयार करा हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है रिसर्च को। और मैं आज 15 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ और 15 साल में मुझे ऐसा कोई पुख्ता ऐसी जगह नहीं मिली है जहाँ पर मुझे भी गाइडेंस बहुत सारी मिल सके। क्योंकि मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ तो मैं खुद बहुत सारी चीज़ों को लर्न करती हूँ, एनालाइज करती हूँ और मैं खुद ही उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। लेकिन ऐसी कोई भी एक सिस्टम नहीं है जहाँ पर कि रिसर्च के लिए गाइडेंस दी जाए और ढंग से रिसर्च को सिखाया जाए कि हम उस पैमाने पे सही उतरें कि भाई हाँ हायर एजुकेशन में हमें इस लेवल की रिसर्च जो है वो चाहिए। और इंडिया और अब्रॉड में ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जो हम लैक कर रहे हैं, रिसर्च की सुविधाएं। तीसरा पहलू जो मैं बात करना चाहूँगी वो मैं कहूँगी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत जगह जगह बातें होती है कि लघु उद्योग में भी काम कर रहे हैं विमेन के लिए, सिंगल विंडो बनाई जानी चाहिए, बट अभी भी मुझे लगता है कि हम बहुत दूर हैं उसको पाने से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सिंगल विंडो सिस्टम आता रहता है जाता रहता है, लेकिन स्टिल वो इतना सिंक्रोनाइज्ड नहीं है कि आसानी से किसी भी तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके या टेक्निकल असिस्टेंस अगर आपको चाहिए कोई तो वो मिल सके। तो ये 3 मुद्दे जो हैं
जी, ये बिल्कुल आप सही बहुत कह रहे हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब होना चाहिए कि जो उसका टाइटल आपने दिया है, नाम रखा है, आई थिंक वो सारगर्भित तभी होगा, उसका नाम रखने का ये कहूं कि मूल कारण सार्थक तभी होगा जब उसे वाकई उसी मायने में आप धरातल पे उतारे। अदरवाइज होता है क्या है, मैं जनरली सुनता हूं हर बजट में कि साहब वो एक हर्डल विंडो है, नॉट ए बिल्कुल, सिंगल विंडो। बिल्कुल। कि हम कहा तो ये जाता है कि एक छत के नीचे, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कहा भी जाता है, अधिकारी जब ब्रीफिंग करते हैं बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में और नेता भी बोलते हैं कि देखिए हमने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है कि दुनिया हमें देखती है। मेरे समझ में नहीं बैठते कि स्टेट के लोग ही नहीं देखते हैं उस, और तो दुनिया कैसे देख पाती है। खैर चलिए, हमारे पास में आयुषी थानवी हैं। आयुषी, विमेन सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, तो इस पे कुछ कहना चाहिए कि सरकार जो कर रही है वो सब कुछ ठीक है या कुछ और होना चाहिए इसमें? मेरे हिसाब से सरकार जो कर रही है वो अभी भी इतना सफिशिएंट नहीं है विमेन सिक्योरिटीज़ के लिए। जी। रूरल एरियाज़ में भी विमेन सिक्योरिटी इतनी सफिशिएंट लेवल पे नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनने चाहिए सेल्फ डिफेंस प्रमोट करने के लिए, जैसे हमारे पैनल में सेल्फ डिफेंस के हैं, टाइकोंडो प्लेयर हैं, वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर है पूरा गोल्ड मेडल नेशनल चैम्पियन तक बनने के लिए। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ ये मतलब मेडलिस्ट और स्पोर्ट्स तक ही नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए भी प्रमोशन होना चाहिए। हर छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनने चाहिए जो सेल्फ डिफेंस को प्रमोट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट में विमेन को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए ताकि उनको किसी और से प्रोटेक्शन की एक्सपेक्टेशन की जगह वो खुद का प्रोटेक्शन खुद कर सके। सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए विमेन। जी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या क्या जाना चाहिए, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं हम? उनको एक सेपरेट सिक्योरिटी बजट प्रमोट करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर मोर एफिशिएंट होने चाहिए, जैसे हर एरियाज़ में हेल्पलाइन नंबर्स हैं बट वो इतने इफेक्टिव नहीं है। हेल्पलाइन नंबर्स और इफेक्टिव होने चाहिए। जी, दूसरे पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे की बात की जाती है, महिला डेस्क की भी बात की जाती है, इसकी कोई मॉनिटरिंग या कुछ होना चाहिए, इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा? सीसीटीवी तो ऑलमोस्ट हर जगह सोसाइटी मतलब हर जगह अवेलेबल है, पर उनकी मॉनिटरिंग पे फोकस तो नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे फोर्स नहीं है उनके ऊपर, मतलब ग्राउंड लेवल वर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ग्राउंड लेवल वर्क को और ज़्यादा एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल सके। बिल्कुल। अनुपम जी, आपके पास में आना चाहूँगा। दो बड़ी चीज़ें होती हैं महिलाओं के लिए खासकर। देखिए, आज़ादी के इतने साल बाद भी हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विमेन सिक्योरिटी एक बड़ी अभी भी हमारे सामने चुनौती है। और दूसरा, महिलाओं के रोजगार की बात। दो चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का जो हम स्लोगन देते हैं, खुद देते हैं, हम कई बार बात भी करते हैं, जब महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो उस दिन बहुत सारी बातें करते हैं कि लेकिन फोकस करना चाहिए। हम इस बात को खारिज नहीं करेंगे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ है जब तो हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। और आप लोगों के बीच में डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, हमारे साथ में एजुकेशन से जुड़ी टीचर हैं, खिलाड़ी हैं, सब कुछ हैं हमारे साथ में। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसी प्रोफेशन से जुड़े लोग अपनी एक जिम्मेदारी के साथ में एक वो भी रखते हैं। तो इस सेक्टर में, क्योंकि आप तो भजनलाल जी के साथ में प्री टॉक्स थी, उसमें भी थी, क्या कुछ ऐसे सुझाव आए जो वास्तव में कॉमन हो और जो जरूरी है इन दोनों चीज़ों के लिए? एक तो मैं बोलूँगी डिजिटल लिटरेसी के लिए मेरे साथ साथ कई सारी महिलाओं ने डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बात करी है कि महिलाओं को जो है इंटरनेट यूजेस की ट्रेनिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और जैसे साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, इस तरीके की ट्रेनिंग देने के लिए अगर हम कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो रूरल के साथ साथ अर्बन लेडीज़ को भी प्रमोट करें इसके अंदर। डिजिटल लिटरेसी हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अब ये डिजिटल क्रांति का युग है। दूसरा, जहां आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं अपनी चिकित्सा कम्युनिटी की बात करूं तो डेंटल कम्युनिटी की मैं बात करती हूं कि डेंटल की सीट्स बहुत सारी बढ़ गई हैं इन पिछले सालों के अंदर, लेकिन रोज़गार जो है जब बात आती है तो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर डेंटिस्ट की भर्ती ही नहीं है वहाँ पर, जबकि डेंटिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओरल स्क्रीनिंग के अंदर। कि आप अगर किसी को कोई कैंसर डेवलप हो रहा है, जो उसका सबसे पहले जो है वो आप ओरल स्क्रीनिंग से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कैंसर डेवलप हो रहा है। कोविड के बाद में इतने सारे मामले बढ़ गए हैं जिसके अंदर म्यूकर माइकोसिस करके इस तरीके की खतरनाक बीमारियां भी होने लग गई हैं। तो इनका अगर
प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और CHC लेवल के ऊपर अगर आप डेंटिस्ट की भर्ती करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों का निदान और इलाज वहीं पे स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आगे लंबी बीमारी का एक आपको खतरा नहीं लगता है रहेगा। कि बहुत सारी चीजें तो यही हैं कि हम ठीक से उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं कि बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए ग्रास रूट पे, खासकर हेल्थ से जुड़े इश्यूज में बहुत सारी महिलाएं तो हैं कि आज भी शर्म और इतना रहता है कि वो अंदर घुटती रहती हैं, उसको अपने अंदर ही दफन कर लेती हैं, और जब पता लगता है कि तो बिल्कुल आपके बाहर जा रहा है बिल्कुल ही। चुप्पी तो तोड़ो वाला जो हाँ, अभियान एक बीच में चला था सरकार कि तो होगी, हाँ, लेकिन आपको हाँ। लगता है कि अवेयरनेस भी होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट को इसके लिए बजट अगर कहीं मुकर्रर करना भी पड़े तो करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार की इतनी सारी जो स्कीम्स निकलती ना महिलाओं को लेकर एज पर या इन जनरल भी, उन स्कीम्स का लाभ लाभार्थी के पास में नहीं मिल पा रहा है। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो आती जाती रहती है, स्कीम सब लोग निकालते हैं, नहीं लाभ मिल पा रहा। उसके लिए हमारे पास में उसको स्कीम्स को स्प्रेड करने के लिए ना तो संसाधन हम यूज़ कर पा रहे ठीक से, अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो साथी ने हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पे महिलाओं को एक टास्क दिया चाहिए जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ टारगेट भी इम्पॉर्टेंट है। ये टारगेट होना चाहिए कि ये स्कीम का लाभ इन महिलाओं को आप अपने अपने एरिया में कंपलसरी होगा। तो जब आप लाभार्थी ही उस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे तो वो स्कीम्स बनाने का इतने कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक करें। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस का भी अभाव है, क्योंकि मुद्रा लोन योजना की बात थी और सरकार का तो ये दावा है कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब ये ज्योति पंवार जी हमारे साथ में हैं, क्योंकि 40 की विमेन विंग से जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, क्या लगता है आपको कि बजट स्टेट का आने वाला है, डबल इंजन की सरकार है, अब ये भी कोई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्र में और स्टेट में गवर्नमेंट होते हैं तो उसके पैरामीटर्स थोड़े बदल भी जाते हैं। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन जनरली कहा जाता है कि डबल इंजन की जब बात आ गई तो चर्चा भी है कि डबल इंजन की सरकार है। जो महिलाएं हैं, कामकाजी हैं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये भी एक बात आई थी अभी, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या डिमांड होगी अगर आपसे बात हो? अगर हम उस पर बात करें कि मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ, आई एम जी। अ डिज़ाइनर। सो मैं जैसे हम देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में अगर कहा जाए तो टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। टेक्सटाइल को तो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा से सपोर्ट मिला ही है, मिल भी रहा है, बट फैशन इंडस्ट्री में मैं ये कहूँगी कि अभी तक भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्पेशल बजट नहीं बनाया जाता। और अभी जो इंडस्ट्री, जैसे अभी जो महिलाएं हैं, वो अपने छोटे छोटे स्तर पे उन्होंने अपने अपने बहुत सारे काम चालू किए होते हैं। आप देखते हैं कि हर महिला कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, तो उन्होंने अपने घर से ही जिस भी तरीके से उनके पास जो भी सोर्सेज है उनके साथ उन्होंने अपने अपने काम शुरू किए हुए हैं। लेकिन एक जगह पे आके वो रुक जाती है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई स्पेशल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। जैसे आज अगर हम कहें कि जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र है, उनको वहाँ पे रियायती दरों पे कुछ न कुछ जगह अगर उनको उपलब्ध कराई जाए तो डेफिनेटली वो भी उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। आज अगर हम देखते हैं इंडिया में आके बहुत सारे अलग अलग मल्टी ब्रांड अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई स्टोर्स खुलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से खादी को भी बहुत प्रमोट किया गया है, उनके लिए भी कई स्टोर्स खोले गए, नेशनल हैंडलूम्स वगैरह हैं जहाँ पे हमारे इंडियन क्राफ्ट को जहाँ से उनको मिल सकता है, साड़ीज वगैरह, उनके लिए काफ़ी कुछ किया ज्योति गया जी, है। मैं एक मेरा सवाल है यहाँ पे, देखिए हमारे यहाँ पे महिलाओं से जुड़े बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो यूएस की छाप भी होती है, ब्रिटेन से होता है, लेकिन एक सबसे कड़वा सच है जो हमें मालूम होगा, आपको बेहतर मालूम होगा, उसके मैन्युफैक्चरिंग भी जयपुर जैसे, दिल्ली जैसे जगह पे ही है। बिल्कुल, मैं वही तो बता लुधियाना रही में हूँ। बन रहे हैं। और हमारे एक मेंटेलिटी बन गई कि वही उस फैक्ट्री में अगर ज्योति पंवार का प्रोडक्ट है वो भी बन रहा है उसी फैक्ट्री के अंदर, और उसकी लाइजनिंग करके अगर अदिति खंडेलवाल यूएस को बेच रही है, सेम कपड़ा है सबको, लेकिन उस पर जारा लिखा हुआ आ रहा है। एग्जैक्टली, मैं वही बता रही हूँ कि अभी जो यूथ है या फिर जो भी है, उन लोगों का ये वाली चीज़ हो रही है कि हमारे यहाँ पे हर तरह का संसाधन है, लेबर हमारे पास अच्छी खासी है कि हम लोग वो प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो उन सब चीज़ों का फ़ायदा बाहर से आकर लोग उसका उठा रहे, जबकि तो हमारे इसके लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म चाहते हैं आप, कैसा होना क्या चाहिए? तो जैसे राजस्थली बनी हुई है, इस टाइप के कुछ आप लोगों को कुछ अकोमोडेशन दी जाए जिसके अंदर आप बिल्कुल। डिस्प्ले कर सके, हाँ, या उसी तरह फैक्ट्री के लिए कुछ अलग से आप लोगों को कोई प्रावधान रखा जाए, जैसे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उसका कोई हब तैयार किया जाए, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, टेक्सटाइल हब तैयार करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर गवर्नमेंट का वो देखा जाए, लेकिन बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली ये स्टेप उठाना चाहिए।
और जहां हम इंडस्ट्री में बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र में जब हमें कुछ मिलता है, जगह वगैरह मिलती है, तो आप सबको पता है कि किसी भी तरह की सोर्सिंग हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है। आपकी कम टाइम में, कम उसके अंदर आपको सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाता है। तो वो अगर किसी भी महिलाओं को आप ये कर सकते हैं कि एक छोटा सा एक सेक्टर आपको वहाँ पे मिल गया, जगह मिल गई जहाँ पे हाँ एटलीस्ट कुछ जो लेडीज़ हैं उनके लिए रियायती दरों पे आपने वो फैक्ट्री उनको अलॉट कराई, उनका जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ एक सिंगल हैंड उसके लिए नहीं, लेकिन उसके साथ 10 लेडीज़ और अपना प्रोडक्शन वहाँ से कर सकती है, तो डेफिनेटली वो चीज़ उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और बात इसमें होती है कुछ उनको पॉलिसी बनानी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सेल की जहाँ बात होती है, क्योंकि बिना बेचे तो चलेगा नहीं, तो जहाँ सेल की बात होती है तो एक उस तरह का एक स्टोर हो या मल्टी ब्रांड स्टोर जहाँ पे सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड के नहीं लेकिन 10 तरह की हैं, उनके पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। आज अगर हम राजस्थान में देखा जाए तो हमारे पास इतना आर्ट है, इतना क्राफ्ट्स है, अगर वो हम एक सारा सब एक ही जगह पे अगर मिलता है, हम सिर्फ फोकस ये क्यों करें कि हमें उसको सिर्फ बाहर ही बेचना है, जब इंडिया में हमारे पास खरीदने के लिए इतने लोग हैं। आज यंगस्टर्स है, अगर हम उनको टारगेट करते हैं, जो वो लोग पहनते, क्यों नहीं हम उस क्राफ्ट को उसमें बेचें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आप कुछ चीज़ें हमें जैसे सांगानेर है हमारे यहाँ के प्रिंट को दुनिया देखती है, और इसी तरह से आप पाली को लीजिए, बगरू के प्रिंट को ले लीजिए, भीलवाड़ा उसके लिए बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा कि टेक्सटाइल कैपिटल आई थिंक वो तो राजस्थान के लिए, जिससे सूरत की अपनी एक पहचान है, उसी तरह से भीलवाड़ा भी है। और कुछ कुछ जगह का भी एक वो होता है कि बिल्कुल उस पर जो छाप लग जाती है वो वहीं पे, अब देख लीजिए चाहे किशनगढ़ है, किशनगढ़ के वहाँ पे मार्बल की बहुत ज़्यादा खदान नहीं है, लेकिन मार्बल वहीं पे मंडी के रूप में बन गया। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट को कुछ विचार करना चाहिए। और चलिए मैं सानिया आपके पास में आना चाहूँगा, नौकरी की बात आपने कही, तो बात आती है कभी कि चर्चा करते हैं आप लोग, या समय समय पर आप लोगों से बात की जाती है कि डिपार्टमेंट की ओर से, काउंसिल की ओर से, कि हाँ वास्तव में क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी ये आती है कि जैसे हम मान्यता बोलते हैं उनको कि हमारे मेडल्स आए हैं, हमने इतना कुछ किया है जी। लेकिन उसका हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। बहुत जगह हमने बातें की हैं, लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए इसके लिए कुछ। अभी ये बताइए मुझे कि जैसे आप खेलने जाते हैं बाहर नेशनल, पैसे कहाँ से आते हैं आप लोगों के पास? पैसे अब तक कहें तो मैं 13 साल से इस गेम में हूँ, एज अ कोच हूँ, एज अ ट्रेनर हूँ अभी मैं, तो उस हिसाब से पैसे हम खुद ही देते हैं। स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, पैसे हमारे खुद के ही लगते हैं। या कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो? या कोई स्पॉन्सर देता है तो, वरना कोई अलाउंस नहीं मिलता। जाने आने का ट्रैवल, वहाँ का फूड, एकोमोडेशन, सब कुछ हमको देना पड़ता है। एटलीस्ट ये तो मिलनी ही चाहिए जी, ये सिंपल सी व्यवस्था तो मिलनी ही चाहिए, जिससे हमारा जो नौकरी में रिजर्वेशन है स्पोर्ट्स के लिए भी, आपके एजुकेशन उसमें जाते हैं तो एडमिशन में भी आपका रिजर्व कोटा है जी, तो उसका बेनिफिट मिल पाता है? या उसका बेनिफिट देखा जाए तो सिर्फ एससी और एसटीज को ज़्यादा मिलता है। जनरल और ओबीसीज के जो लोग हैं उसमें भी कैटेगरी डालते हैं? कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी एंड जनरल। स्पोर्ट्स कोटे में भी? स्पोर्ट्स कोटे में भी ये 4 कैटेगरी है, इस हिसाब से स्पोर्ट्स की डिवाइड हो जाती है, तो हमारे पास जॉब आ ही नहीं पाती है। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को फेस करनी पड़ी है। हमारे स्पोर्ट्स में नहीं, सारे स्पोर्ट्स पर्सन को यही प्रॉब्लम आती है कि पहला प्रेफरेंस एससी और एसटीज को दिया जाता है। चलिए खैर, ये तो अब जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, संवैधानिक बाध्यता है कुछ रूल्स के अनुसार, लेकिन ये बात आपकी सही है कि जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर आप नेशनल, कुछ होना चाहिए कि आप चलिए अगर नेशनल में गेम्स में जीत करके आते हैं तो आपको ये अवार्ड के साथ साथ आपको ये नौकरी भी मिलेगी। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों का तो मीडिया ट्रायल होता है, तो उसको सरकार घर में भी बुला करके तिलक लगा करके कुछ भी दे देंगे, और अगर नहीं होता है, किसी का पता नहीं लगता है, तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। अदिति जी, आपके पास में आना चाहूँगा। बहुत सारी बातें हैं, छन करके भी आ रही हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चाहूँगा क्योंकि समय हो चुका। चलते चलते तो रोजगार और महिला सुरक्षा, अभी आयुष ने जो बात रखी कि सिक्योरिटी वाली बात बहुत ज़रूरी है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। हम 1 साल की अगर बात करें, जब पहला बजट आया था, लास्ट बजट था अशोक गहलोत सरकार का, उससे पहले भी हमने चर्चा की, तो कुछ बदलाव दिखाई देता है कि हाँ सरकार बदल गई है, कुछ सिस्टम में बदलाव दिखाई दे रहा हो, खासकर महिलाओं को लेकर? मुझे लगता है कि अभी तो सरकार आई है, हमें थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा उनको कुछ चेंजेस देखने के लिए।
अभी ग्राउंड लेवल पे मुझे ऐसा तो कुछ नजर आया नहीं कुछ है घटनाएं कि होती कोई हैं जिनसे बहुत कुछ ज्यादा लेसन लेना चाहिए, चेंजेस आ रहे हों। जिनको हम कह सके कि हाँ बिल्कुल ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, अगर पहले कुछ अच्छा था उससे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उस पर कुछ। देखिए मुझे ना कुछ समझ नहीं आता है कि इतनी सारे प्रोविजंस लाए जाते हैं, इतनी सारी बीच में आया था कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो स्कूटी पे जाएंगी और सब जगह ध्यान रखेंगी, निर्भया भी बनाया गया, ऐसे करके बहुत सारे स्क्वाड्स बनाए गए। और मैं उन एक्चुअली पुलिस के लीडर्स से भी मिली हूँ जो कि उनको हेड कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। बट स्टिल मुझे लगता है कि हमारी पॉपुलेशन शायद इतनी ज़्यादा है कि जो लोग डिप्लॉय करे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल वो तो है, इसमें कहीं बात ही नहीं है। इस वजह से जो भी पॉलिसी होती है तो इस वजह से इस तरीके की घटनाएं होती ही रहती हैं। आपको याद हो कि जब राजस्थान में भी चुनाव का रिजल्ट आया था, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आगे पीछे इतनी रेप की घटनाएं आई थी, रोज पेपर भरा रहता था इन सब चीज़ों से। तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि पॉलिसीज ऑन पेपर अच्छी बनाई जा रही हैं, लेकिन एक तो एरिया हमारे पास बड़ा है, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, और उनके एवज में जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है लोगों को, पुलिस को लगाती है और दूसरे लोगों को लगाती है, वो कम पड़ जाते हैं। इस वजह से महिला सुरक्षा अभी भी बहुत जितना आइडिया आप कुछ करना चाहिए। और महिला डेस्क बनी हुई है, अगर सीसीटीवी कैमरे बन लगे हुए हैं, महिला स्क्वाड अगर कहीं पे, देखिए आज भी मैं कहना चाहूँगा आपको, चाहे कितने बड़े बदमाश और कितने बड़े गैंगस्टर, अगर पुलिस का एक जवान भी कहीं पे दिखता है तो सामने वाले को मालूम होता है, जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, जिस अपने आप को एक विक्टिम की तरह देख रहा है कि मेरे साथ कुछ हो नहीं जाए, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि खाकी वर्दी वाला दिखाई दे रहा है, मेरे को 10 कदम दूर है, मैं चीख तो सकता हूँ, उसको बुला सकता हूँ। तो कुछ गश्ती हैं, कुछ पॉइंट्स को ऐसा आइडेंटिफाई करना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज हैं, स्कूलेज हैं, उनके पास में छुट्टी के वक्त या कोई ऐसा टाइम है तो ध्यान देना चाहिए, और ऐसे मंचलों पे लगाम लगाने के लिए मुझे लगता है कुछ अभियान भी चलाना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट को उसके लिए बजट। बड़ा दुर्भाग्य है कि निर्भया फंड, निर्भया केस के बाद में बना, कोई भी सरकार उसको यूज नहीं कर पा रही है, पैसा ही काम नहीं ले पा रहे हैं, जो पैसा लैप्स हो रहा है वो, तो उसका यूज नहीं कर पाते हैं। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, समय का अभाव है, और नारी में हमारे जो अतिथि हमारे साथ में जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।